सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। तो जैसा तुम लोगों को पता ही है, तुम्हारा टर्म वन का जो है वो एग्जाम हो गया है। बहुत सारे बच्चों का टर्म वन का एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। खास करके क्लास 12th वालों का जो है एग्जाम अच्छा नहीं गया है। क्लास 10th, क्लास 11th सभी बच्चों का, बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं गया है। लेकिन अब रिग्रेट करने का देखो कोई फायदा नहीं है। अब हमें जो अपना पूरा फोकस जो है वो पूरा लगन के साथ हमें टर्म 2 के ऊपर लगा देना है, ताकि जो कसर टर्म 1 में रह गई वो टर्म 2 में ना बचे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बार और सैम्पल पेपर हम सोल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो है हमारा सिलेबस और जैसे पहले के मुकाबले और जल्दी 10-15 दिन पहले और जल्दी कंप्लीट हो जाए। हम और जो हमारा कंसेप्ट है उसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आज क्लास 11th के लिए अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जो भी हमारा टर्म 2 के अंदर जो भी मटेरियल होने वाला है। तो उससे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये तो जान लेना है कि अकाउंटेंसी का हमारा सिलेबस क्या है। जैसे तुम्हें पता ही है 40 मार्क्स का जो हमारा टर्म 2 में आएगा, तो 40 मार्क्स के अंदर हमारा पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। पहले पार्ट के अंदर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो ये दो टॉपिक है, ये हमारा 12 मार्क का आएगा। दूसरा जो पार्ट है पार्ट बी, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये हमारा 20 मार्क्स का आएगा। एंड उसके बाद आएगा कंप्यूटर्स इन अकाउंट्स, ये हमारा जो है वो 8 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा। तो ये हमारा हो गया अकाउंटेंसी का सिलेबस। 40 मार्क्स का पेपर हो गया, 10 नंबर हमारा प्रैक्टिकल हो गया। इतनी चीजें तुम्हें पता चल गई। हम क्या करेंगे, आज मैं स्टार्ट करूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक से डर भी लगता है। मैं एकदम कंसेप्ट से शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर करवाऊंगा और इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ताकि तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम से पहले, या फिर तुम वीडियो देखो या अभी से तुम लोग स्टार्ट करते हो तो तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जानेंगे कि यार जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और क्लास 11th का इस साल का जो टर्म 2 का एग्जाम है, उसके अंदर से डिलीटेड पोर्शन कौन सा है इस वाले टॉपिक से। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल है एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, ये दो टॉपिक जो है हमारे, ये टर्म 2 में नहीं आएंगे क्लास 11th के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। मैं बिल्कुल ही आसान एग्जांपल से समझाऊंगा और इसी एग्जांपल को लेके लास्ट तक चलूंगा ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो पूरे दुनिया के अंदर छोटे से लेके बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे से लेके बड़ी कंपनियां हैं। ये छोटी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि भाई प्रोडक्ट खरीदती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदती हैं, फिर उसको प्रोडक्ट में बनाती है, फिर उसको बेचती है, फिर पैसे लेती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट का खरीदना या एडवर्टाइजमेंट, छोटी बड़ी जो कंपनियां ये करवा लेती होंगी, इतने पैसे इनके पास होंगे कि एक बार में ही इतना सारा काम कर ले। अगर 20 लाख का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हाँ भाई चलेगा, मुझे 20 लाख का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे दे दो। इतने पैसे होते होंगे, इतने पैसे नहीं होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर ही हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम करता है। किस तरीके से काम करता है मैं अपना एग्जांपल लेकर के बताता हूं। जैसे मान के चल लो तुम्हारा कोई रॉ मटेरियल का ब्रांच है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है ना। मैं जैसे चप्पल या जूता बनाता हूँ, मान के चल लो मैं, तो मैं जो भी जूता से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल है मैं तुम्हारे पास लेने के लिए आ गया कि भाई मुझे 2-3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए एंड जब मैं तुम्हें 1 महीने के बाद ये सारे पैसे लौटा दूंगा। तो क्या होता है यार, 2-3 लाख रुपए कम नहीं होते। आप भी यार मुझे क्यों दोगे 2-3 लाख रुपए, आखिर मुझे क्यों दोगे आप, किस बेसिस पे दोगे कि भाई हाँ भाई मेरे को इसके ऊपर भरोसा है, मेरे पैसे दे देगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मैं कहूंगा भैया मैं एक नोट लिख के दे देता हूं। उस नोट के अंदर मैं ये लिख दूंगा कि भैया मैं इस बंदे से इतने पैसे इतने टाइम के लिए ले रहा हूं, मतलब इतने पैसे का रॉ मटेरियल जो है मैं ले रहा हूं और मैं 1 महीने या 2 महीने के बाद जो है मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। उसके अंदर लिखा होगा, मेरे सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे, प्रॉपर सब कुछ होता है। तो प्रॉपर जब एक नोट के ऊपर मेरे सिग्नेचर हो जाते हैं, सब कुछ मैं लिख देता हूं कि भैया मैं इतने टाइम में पक्का आपके पैसे लौटा दूंगा या इतने का रॉ मटेरियल लौटा दूंगा, सिग्नेचर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको भरोसा हो जाएगा मेरे ऊपर कि भाई अगर फ्यूचर में पैसे नहीं देता तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो ले सकता हूं। तो इसी को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आप लोगों को। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर होता है भैया, लिखा होता है, एक लिखित होता है, एक पेज के ऊपर पूरा लिखा होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। अनकंडीशनल ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि भैया मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए इतने टाइम पे, मैं ऑर्डर दे रहा हूं
कि भैया मेरे पैसे मिलने ही चाहिए, 1 महीने के बाद अगर तुमने कहा है तो मेरे 1 महीने के बाद पैसे मिलने चाहिए। मैं प्लीज नहीं बोल रहा कि भैया मेरे को दे देना, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो भी बिल तैयार करेगा उसके साइन होंगे। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, कि भैया मैं इतने पैसे आपको लौटा दूंगा। सिंपल, ये हमारा हो गया इसके अंदर डेफिनेशन। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप करोगे तो इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे कि 3 पार्टीज मेनली जो है वो इंक्लूड होती है। पार्टीज इंक्लूडेड ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉवर के बारे में समझ लेते हैं कि ड्रॉवर कौन होता है। मैंने आपसे पैसे लिए, मान के चलो आपका नाम राम है, आपसे मैंने रॉ मटेरियल लिया, आप हो गए ड्रॉवर। आप क्या हो गए, ड्रॉवर। आपने बिल तैयार किया है और वो जो है आपके लिए, जो वो बिल मतलब जो बिल तैयार हुआ है, जो नोट हमने तैयार किया है, वो आपके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। आपके लिए वो एसेट है, आपके पास फ्यूचर में वो आएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो गई, ये आपके लिए हो गया एसेट्स। ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया आपके लिए एसेट्स, हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल तैयार करता है जिसे हमें पैसे देने हैं। ये पहले चीज आपकी क्लियर हो गई, ड्रॉवर। दूसरा होता है ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब समझ गए, उसका ऑपोजिट, यानी कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भैया मैं आपके इतने का जो रॉ मटेरियल मैं खरीद के लेके जा रहा हूं, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। मैं हो गया ड्रॉई, यानी बिल्स पेएबल। ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई कि भैया मुझे 1 महीने के बाद पैसे लौटाने हैं ना, ये कर्जा है मेरे ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई। तीसरा क्या होता है, पेई। पेई को थोड़ा समझो, पेई को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे पेई तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो बंदा पैसा लेगा, मान के चलो 1 महीने के बाद टाइम पूरा हो गया तो पैसा वो ले लेगा। मान के चलो मैंने आपसे पैसे लिए, लेकिन किसी कारणवश आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर आप किसी कारणवश किसी अपने बिजनेस के काम के लिए कहीं गए हुए हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको आपके ब्याह पे मैं आपके फादर को पैसे दे दूंगा। तो उस सिचुएशन में पेई कौन हो गया, आपके फादर हो गए। जो भी वो पैसा लेगा वो हो गया पेई। लेकिन मान के चलो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको 1 महीने के बाद आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन क्या हुआ बीच में 15 दिन बाद जैसे ही मैं आपसे सामान लेकर के गया, उसके 15 दिन बाद ही आपको पैसे की सख्त जरूरत हो गई। आपको रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, आपको भाई बहुत ही इमरजेंसी में खरीदना है, या फिर ऐसा होता है कि उस समय रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद के मैं स्टोर कर लूँ ताकि फ्यूचर में मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उस बिल को लेकर के आप चले जाओगे बैंक के अंदर, ठीक है। आप बैंक में जाओगे, कहोगे भैया ये बिल लो, मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में होता क्या है, मान के चलो अगर 1 लाख रुपए का वो बिल है तो बैंक उसे प्रॉपर 1 लाख रुपए नहीं देगी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो वो क्या करेगी, 2%, 1%, वो बैंक का अपना अलग हिसाब किताब होता है, वो उतना चार्ज करेगी। मान के चलो अगर उसने 2000 रुपए बैंक ने रख लिए, 98,000 रुपए वो उसको दे देगी, ठीक है ना, हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा 1 महीना पूरा हो जाएगा, हम भैया जाएंगे कि हमारा भैया अब जो बिल्स है वो उसको खत्म करने का समय आ गया है, मैं उसके पैसे देके बिल्स को कैंसिल आउट कर दूंगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, हम जाएंगे बैंक के पास, हम बैंक को पैसे देंगे। उसके बाद उस सिचुएशन के अंदर जो पेई हो गया वो हो गया बैंक। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो ड्रॉवर होता है वही पेई होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पेई वो बंदा होता है जो पैसे लेता है। लास्ट में जब हमारा पूरा हो जाएगा टाइम, तो जो पैसे लेगा वो हो गया हमारा पेई। अब देखो, अब कुछ चीजें समझो इसके अंदर, ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड एंड मैच्योरिटी पीरियड। ये 3 चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करोगे, तब उसके अंदर आप लोग देखोगे कि ये सारी चीजें जो है वो टर्म जो है वो यूज हो रही है। लेकिन अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके अंदर क्या है, ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू मैच्योरिटी पीरियड। अब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। ड्यू डेट क्या होता है, मान के चलो मैंने 1 जनवरी को आपसे सामान लिया, मैंने बोला भैया 1 फरवरी को मतलब उसका हो जाएगा ड्यू डेट, 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा, इसका मतलब हो गया ड्यू डेट। अब इसके अंदर यार ये भी होता है कि अब आप 1 तारीख को ही पैसे नहीं दे पाओगे, तो उसके अंदर क्या होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि आपका 1 तारीख का टाइम पूरा हो गया, 1 तारीख को आपको पैसे देने हैं, लेकिन उसके अंदर 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा, ताकि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप 3 दिन के अंदर पैसे जो है वो जुटा सको और लाके दे सको। इन दोनों को जोड़ के मैच्योरिटी पीरियड, यानी 1 फरवरी को अगर हमारा ड्यू डेट आता है,
3 दिन उसमें ऐड कर देते हैं, यानी 4 फरवरी को मैच्योरिटी पीरियड है। इस टाइम के मतलब इस टाइम पे तुम्हें पैसे देने ही देने हैं, किसी भी सिचुएशन में। वो हो गया हमारा मैच्योरिटी पीरियड। अब देखो हम लोग यहाँ पे 3 टर्म और समझने वाले हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया, बिल्स एट साइट, बिल्स आफ्टर डेट एंड बिल्स आफ्टर साइट। तो बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? बिल एट साइट का मतलब होता है बिल्स ऑन डिमांडेबल। जब हम डिमांड करें हमें हमारा पैसा मिल जाए। मान के चलो हमने बोला कि भैया बिल्स एट साइट बना दो, और अब आप जब भी मांगोगे आपका पैसा मिल जाएगा। मान के चलो 1 जनवरी को मैंने बिल तैयार किया, 1 जनवरी को वो बिल एक्सेप्ट हो गई, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अभी बनाया, अभी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हो गई। और आप अगर 15 जनवरी को मांगते हो तो मैं आपको 15 जनवरी को वो जो है वो पैसे लौटा दूंगा। इसका मतलब होता है बिल एट साइट। लेकिन बिल एट साइट थोड़ा सा मतलब इसके अंदर वो नहीं होता कि भैया उस टाइम अगर पैसे ना हो मेरे पास, मैं ना दे सकूं। तो इसके अंदर क्या होता है? बिल आफ्टर डेट। बिल एट साइट एंड बिल आफ्टर डेट में सिर्फ ये अंतर होता है कि जब पैसे मांगे जाएं, ठीक है ना, पैसे जब जैसे मान के चलो 1 तारीख से 1 तारीख को हो गया पूरा, 1 तारीख को जब पूरा हो गया, उसके अंदर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, वो हमारा हो गया बिल्स आफ्टर डेट। एक हिसाब का जो ये ऊपर वाला मैंने बताया था, ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड प्लस मैच्योरिटी पीरियड को मिला देंगे तो बिल्स आफ्टर डेट जो है वो हमारा बन जाएगा। तीसरा है हमारा बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट का मतलब ये होता है, बिल बन गई, लेकिन जब बिल एक्सेप्ट होता है और एक्सेप्ट होने के 1 महीने बाद जब बिल मांगा जाता है, जब डिमांड किया जाता है, उसमें 3 दिन और मिलेगा। एग्जाम्पल से बताता हूं, मान के चल लो यहाँ पे 1 जनवरी को जो है वो बिल बन के तैयार हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो है वो बिल 15 जनवरी को एक्सेप्ट होता है। 1 जनवरी को बिल बन गया, 15 जनवरी को एक्सेप्ट होता है, और 2 महीने बाद इसका ड्यू डेट है। तो 2 महीने बाद कितना होगा ड्यू डेट? 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च। इसके अंदर हम लोग जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वो जोड़ते हैं। 15 जनवरी से लेके 15 मार्च को हमारा जो वो ड्यू डेट आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा? हमें 3 दिन का ग्रेस टाइम मिलेगा। इसके अंदर भी ग्रेस टाइम जो है वो दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, ये 3 चीजें कंप्लीट हो गई। ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, ये सारा जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती हैं, और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तुम लोगों को। जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो फिर तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मेरे पास डीके गोयल की बुक है, आपके पास कोई सी भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अकॉर्डिंग जो फर्क पड़ता है वो है आपका कंसेप्ट का क्लियर होना। अगर मान के चलो क्वेश्चन एक कंसेप्ट हो गया, पहला जो इसके अंदर कंसेप्ट है, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। जो ड्रॉअर है, मैंने आपसे गुड्स लिया था, पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था इसी एग्जाम्पल को लेकर के लास्ट तक चलूंगा। आप हो गए ड्रॉअर, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। आपने जो बिल है वो तब तक आपने रिटेन्ड किया हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट तक आपने उस बिल को रिटेन्ड किया और वो डिस्काउंट हुआ, मैंने आपको उस समय पे 1 महीने के बाद लाके पैसे दिया। उस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या लेजर अकाउंट किस तरीके से बनेगा, वो चीज हम देखेंगे इसके अंदर। तो मान के चलो अगर कोई सा भी बुक हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंसेप्ट। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है, इससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो जो मेरे पास ये बुक है, डीके गोयल की बुक है मेरे पास, इसके अंदर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जो मैंने पॉइंट बताया कि जो ड्रॉअर है वो बिल को अपने पास लास्ट डेट तक, मैच्योरिटी टाइम तक रखता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं इसके ऊपर, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखूंगा। शॉर्ट के अंदर क्या है क्वेश्चन, ऑन जनवरी 1, 2017 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 50,000। एक्स ने सोल्ड किया टू वाई 50,000 को, 50,000 का उसने जो वो गुड्स बेचा, ठीक है। 50,000 का गुड्स उसको बेच दिया। कब बेचा है वो डेट देखो, 1 जनवरी, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 जनवरी को एक्स ने वाई को गुड्स बेचा। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 50,000।
ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी दिन ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉज अ बिल, उसने एक बिल बनाया, उसके ऊपर 50,000 रुपए का 3 महीने का है, ठीक है ना, 3 मंथ्स। देखो क्वेश्चन को पढ़ने का एक ये भी तरीका होता है, वो क्वेश्चन पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है। जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान में रखो। जैसे कि एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया 50,000 का, 3 महीने का उसको टाइम मिला है, डेट है 1 जनवरी। उसके बाद क्या हुआ, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू एक्स, उसने बिल को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया यानी सिग्नेचर कर दिया और एक्स को दे दिया, लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, एक्स रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट, उसने क्या किया, बिल को ड्यू डेट तक रिटेन किया। एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, वाई ने ड्यू डेट के ऊपर मतलब उसका पैसा दे दिया। पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन बोथ ऑफ द पार्टी। तो सबसे पहले देखो एक चीज यहां पर ध्यान रख लो, यहां पर 2 पार्टी है, सिंपल एक्स और वाई। इन्होंने भैया लेन देन किया 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का एक्स ने वाई को गुड्स बेच दिया 1 जनवरी को, बोला 3 महीने का आपके पास टाइम है, 3 महीने के अंदर आपको मेरे पैसे लौटाने हैं। वाई ने बोला ठीक है भाई, मंजूर है मुझे। अब क्या है, अब हमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे इन बुक्स ऑफ एक्स, इन बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका लिखना जरूरी है, इसी तरह इसके बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना लाइटिंग का। सबसे पहले देखो डेट आ गया, पार्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो आ गया, अमाउंट आ गया, ये हो गया डेबिट का अमाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट का अमाउंट। सेम इसके अंदर भी वही होगा, डेट आ गया, पार्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो आ गया, अमाउंट आ गया एंड अमाउंट आ गया, डेबिट क्रेडिट आप लोग खुद समझ जाना, ठीक है। अब हम लोग पेन चेंज कर लेंगे अब ब्लू से, ताकि तुम लोगों को दिखे अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी हम लोग यहां पर डेट डाल लेंगे 1 जनवरी। एक्स के बुक में क्या हुआ, सबसे पहले चीज जर्नल एंट्रीज तो तुम लोगों को आती होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम लोगों को जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, एसेट्स जो होता है वो हमारा डेबिट चीज होती है, यानी जो एसेट्स है वो अगर फ्यूचर में बढ़ता है तो हमारा डेबिट बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिटर, मतलब कि लायबिलिटीज है तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, ये चीज तुम लोग ध्यान रखो। अब एक्स के लिए वाई क्या है, डेप्टर है ना, उसने उससे लिए हैं सामान उतने पैसे के, वो उसके लिए डेप्टर हुआ ना। तो डेप्टर जब बढ़ेगा यानी 50,000 से वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट उसका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां पे लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड। ये चीज लिखना जरूरी होता है, अगर आपको नंबर चाहिए तो ये चीज लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कितने का बिका है, 50,000 का, ठीक है। अब यही चीज अब सेकंड एंट्री हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने डेफिनेशंस करवाई थी, जो ड्रॉवर होता है उसके लिए वो बिल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और जो ड्रॉई होता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। तो बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो होता है एसेट्स, और एसेट जो है वो बढ़ गया 1 जनवरी को ही, उसी दिन सेम डेट को ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बीइंग बिल्स रिसीवेबल, यहां लिख लेना 50,000 का, ओके। उसके बाद क्या हुआ,
उसके 3 महीने बाद उसने बोला कि भैया हम पैसे लौटा देंगे, और 3 महीने हो गए, ठीक है, 1 अप्रैल को 3 महीना हो गया, ड्यू डेट आ गया। अब ड्यू डेट के अंदर क्या होगा, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 3 दिन का ग्रेस पीरियड जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को पैसे आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी फॉर्मूला होता है। एंड दूसरा चीज जो मैंने अभी बताया कि एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड बढ़ जाएगा, जो बैंक हो गया वो उसके लिए एसेट्स हो गया, क्योंकि उसका जो है वो अमाउंट जो उसका कैश वो बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सिंपली जो हमारा बिल्स रिसीवेबल यहां डेबिट में था उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 50,000 से, 50,000 से है हमारा ये वाला इन बुक्स ऑफ एक्स के अंदर ये चीज कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेम चीज जो है वो इन बुक्स ऑफ वाई के अकाउंट में भी होगा। क्या होगा, 1 जनवरी को क्या किया इसने, परचेज किया है, किससे परचेज किया है, एक्स से, तो ये उसका मतलब क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना, उसके पास कर्जा बढ़ गया। तो मैंने अभी चीज बताया आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, इसने परचेज किया है, ठीक है, इसने गुड्स परचेज किया, सेम भाई सॉरी 50,000 का गुड्स इसने एक्स से परचेज कर लिया। उसके बाद अब क्या हो गया, इसकी बिल्स पेएबल बढ़ गई। जैसे कि मैंने बताया, देखो सेम एंट्री जो पहले में है उसको उल्टा कर दो, बिल्स रिसीवेबल था, यहां हो गया इसके लिए बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल इसके लिए हो गई लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट बढ़ेगा, यानी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल बीइंग बीपी क्रिएटेड 50,000 की, ओके। उसके बाद तीसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी कि बिल्स पेएबल जो है उसने वो पेड कर दिया, ये तो सेम डेट को हो गया, लेकिन ये 4 अप्रैल को हुआ। 4 अप्रैल को क्या हुआ, बिल्स पेएबल, यानी जो क्रेडिट था अब उसने पैसे दे दिए, अब वो हट जाएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट होके वो कट जाएगा, अब उसके लिए कोई भी उसका कर्जा नहीं बचेगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके बैंक में से पैसा चला गया उसके अकाउंट से, बीइंग बीपी पेड। अब देखो तुम लोगों को इतने जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे सेम यही 50,000 वाली एंट्री हो गई, इन बुक्स ऑफ एक्स एंड इन बुक्स ऑफ वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन बुक्स ऑफ एक्स एंड इन बुक्स ऑफ वाई के अंदर हम लोग लेजर अकाउंट, देखो जर्नल नंबर एंट्रीज हो गई एक्स के बुक में भी एंड वाई के बुक में भी, लेकिन लेजर फोलियो जो बनाना, लेजर अकाउंट जो बनाना होता है वो मुझे दुनिया का सबसे आसान काम लगता है, और तुम्हारे लिए भी आसान कर दूंगा। सिर्फ तुम एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि देखना है कि जैसे मैंने देखो एक्स साइड वाला मिटा दिया, क्योंकि एक साइड का रहेगा, मैं बना के दिखा दूंगा, यानी और दूसरी साइड तुम खुद बनाओगे ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। देखो इन बुक्स ऑफ एक्स के अकाउंट में जो एक्स की जर्नल एंट्रीज थी वो मैंने मिटा दी, जो इन बुक्स ऑफ वाई के अंदर जो जर्नल एंट्रीज है वो है मेरे पास। तो सबसे पहले तुम लोग लेजर फोलियो बनाते समय क्या चीज देखोगे कि कितने इसके अंदर अकाउंट बनेंगे लेजर फोलियो के अंदर। तो सबसे पहले देखो क्या क्या बन सकता है, परचेज अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज आ गया, एक्स अकाउंट बनेगा, तो 2 चीज कंफर्म हो गई, परचेज अकाउंट, एक्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, ये 2 चीज हमारी 3 चीज बनेंगी मेजर, जो मेन इंपॉर्टेंट। वैसे बनाने को तो हम लोग वाई अकाउंट बना ले, बैंक अकाउंट बना ले, सब चीजें बन सकती हैं, लेकिन हमको 3 अकाउंट बनाने, परचेज अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट एंड एक्स अकाउंट। वो कैसे बनाएंगे वो चीज ध्यान से देखो। सबसे पहले जो हमारा लेजर का जो हमारा किस तरीके से जो भी हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट
डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो आपने देखा होगा, ये कॉलम खाली रहता है। इसका क्या मतलब होता है, जब बुक्स में एंट्री तैयार की जाती है तो मान के चल लो कि परचेज वाला कोई अमाउंट है और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो जर्नल फोलियो के अंदर ये परचेज वाला कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे है, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं उनको हम लोग किस तरीके से सुधारेंगे। तो वो उसके अंदर हेल्प मिलता है जब हम लोग नंबर लिख के रखेंगे कि भैया ये 10वां नंबर का जो जर्नल फोलियो है ना, ये वाला गलत था, तो हम क्या करेंगे, सीधे पेज खोलेंगे, 10वें नंबर पे जाएंगे, उसको सही कर लेंगे। इसीलिए ये पॉइंट होता है, लेकिन ये हम लोगों को करने की जरूरत नहीं होती, हम उतारते नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा परचेज अकाउंट आ गया, कॉलम तुम लोग याद कर लो, जो फॉर्मेट है तुम लोगों को लेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद करके रखना है, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, एक डेबिट एक क्रेडिट। हमने परचेज अकाउंट का बना लिया, हमने एक्स अकाउंट का बना लिया, हमने बिल्स पेबल अकाउंट का बना लिया, हमने तीनों अकाउंट का बना लिया। अब देखो जर्नल एंट्रीज के अंदर परचेज क्या हुआ है, परचेज है डेबिट, तो सिंपली हम लोगों को डेबिट साइड एंट्री करनी है, किस चीज से, 2x से। देखो जो हम लोग डेबिट साइड जो चीजें लिखते हैं उसमें 2 लगा होता है, जो चीज हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं उसमें बाय लगा होता है, ये चीज याद कर लो। तो ये जो परचेज है वो हमारा डेबिट साइड है, तो हम लोग सीधे यहाँ पर 1 जनवरी डेट डालेंगे और हम लोग लिख देंगे सिंपली 2x अकाउंट। कितना अमाउंट लिखना है, 2x अकाउंट कितना अमाउंट लिखना है, 50,000, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरी चीज कौन सी है, दूसरा है हमारा एक्स अकाउंट। हमने एक्स अकाउंट बनाया ना, तो एक्स अकाउंट देखो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किस चीज से, परचेज मतलब क्रेडिट हुआ है। अब हम लोगों को इसका क्रेडिट साइड लिखना है, 1 जनवरी को बाई, मैंने बताया बाई होगा क्रेडिट में, 2 होगा डेबिट में, ये हमने 2 इसमें लिखा, ये इसमें हमने लिखा बाई। बाई किस चीज से होगा, परचेज से होगा, क्योंकि परचेज मतलब जो उसके अपोजिट साइड है ना वो ही उसके अंदर आता है। बाई परचेज कितना से, 50,000 से। सेम चीज बिल्स पेबल में क्या होगा, बिल्स पेबल में देखो क्या हुआ, बिल्स पेबल जो है वो डेबिट हुआ है, बिल्स पेबल जो है वो डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, 4 अप्रैल को होगा, डेबिट होगा, पर किस चीज से होगा, बैंक से होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 बैंक, कितना आ जाएगा, 50,000। देखो बिल्कुल भी हार्ड लगा तुम्हें। अब तुम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही जो भी हमने जर्नल एंट्रीज जो हमने एक्स के बुक में की थी, एक्स के बुक में जो जर्नल एंट्रीज की थी उसमें देखना है कि अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, ऐसे ही अकाउंट बना लेना है, 3-4 अकाउंट जो भी बनते हैं। उसके बाद जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज की एंट्रीज हैं उनको उठा के इस साइड डालना है, बस तुम्हारा ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये कौन सा पॉइंट था, जब ड्रॉवर जो होता है जो बिल्स तैयार करता है वो उस बिल को अपने पास लास्ट मैच्योरिटी टाइम तक रखता है, जब तक बिल का टाइम जो वो पूरा नहीं हो जाता, ड्यू डेट नहीं आ जाता, और उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ के 3 दिन मतलब मैच्योरिटी टाइम जब तक नहीं आ जाता वो तब तक अपने पास उस बिल को रखा है। उस सिचुएशन में हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमें कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कई बार क्या होता है पेपर के अंदर हमारे पास सिंपली गिवन होता है कि सिर्फ और सिर्फ भैया जर्नल एंट्रीज पास कर दो, अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें जर्नल एंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या देखा हमने कि लेजर फोलियो भी आता है कि भैया तुम्हें सिर्फ है ना परचेज अकाउंट या एक्स का अकाउंट बनाना है, तुम्हें सिर्फ बिल्स पेबल या बैंक अकाउंट बनाना है। तो जब जिस क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा जब उसके अंदर ऐसे गिवन होंगे कि भैया तुमको इस तरीके का अकाउंट बनाना है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नया अगला टॉपिक है उसके बारे में। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यार बिजनेस का भी जो है वो क्लास स्टार्ट कर दी जाए, जो भी तुम्हारा टर्म 2 के अंदर जितना भी सिलेबस है। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ यार कैसी लगी वीडियो,